हेलो डियर स्टूडेंट्स। एज़ यू ऑल नो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, तो एसएसटी के कुछ चैप्टर्स अब आपके ऊपर बर्डन काफ़ी पड़ेगा कि कैसे इसको पढ़ें। तो मैं आपको शॉर्ट में वीडियोस जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जिन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 5 नंबर में, मैं उस पे आपको वीडियोस बना के दे रही हूँ। तो उसको फटाफट से आप लोग गो थ्रो कर लो और जैसे बता रही हूँ वैसे ही लिख के आ जाना, और जो कह रही हूँ उसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, एनसीईआरटी से ही बनेंगे। तो मैं आपको समझा दे रही हूँ, एक बार समझ लो, और जहाँ पे भी नोट्स जैसे लिखना है आपको, मैं वहाँ पे आपको नोट्स ऐसे लिख के दे दूँगी। आपको उसको फिर सिर्फ पेन कॉपी से नोट कर लेना और टॉपिक को हेडिंग बना करके लिख देना है। लिखने का क्या तरीका रहेगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। तो आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग इसकी कैसे हो रही है कि कहता है जो सीन था ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनलिज्म, जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उसके अंदर जो उसका प्रभाव पड़ रहा था ब्रिटिश कॉलोनी का, वो सब पे पड़ रहा था, सभी ग्रुप पे पड़ रहा था। जो सबका अपना अपना जो प्रभाव होता है वो सबके लिए डिफरेंट होता है। ट्राइबल्स पे जो प्रभाव पड़ रहा था वो डिफरेंट था। शहर वालों के लिए, कंट्री साइड के लिए जो प्रभाव पड़ रहा था, अगर आपने 8th एनसीईआरटी में पढ़ा है तो उधर भी इसको समझाया गया था अच्छे से, वो डिफरेंट ग्रुप के लिए डिफरेंट पड़ रहा था। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ colonialism डिफरेंटली। ठीक है, तो देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरीड एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। किसी को किसी चीज़ के लिए आज़ादी चाहिए थी, किसी को किसी चीज़ के लिए आज़ादी चाहिए था। इसीलिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्योर हुआ था, क्योंकि सब एक अपने से प्रांत के लिए लड़ रहे थे, पूरे भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो आप यहीं पे देखोगे कि महात्मा गांधी ने कोशिश की कि लोगों को एक मूवमेंट के अंदर लेके आया, सबको बताया कि आप सबको आज़ादी चाहिए, हम सबको अलग अलग चीज़ों के लिए नहीं, एक साथ होकर के हमें आज़ादी के लिए मांग करनी चाहिए। तो महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे आज़ादी के समय में एक रोल, बहुत बड़ा रोल रहा है। तो क्योंकि सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट था और जो नोशन था फ्रीडम का वो हमेशा सेम नहीं था, इसलिए महात्मा गांधी ने सबको एक छत्र छाया में, अपनी छत्र छाया में सबको एक साथ, एक सोच के साथ लेके आए कि हमें ब्रिटिश राज से आज़ादी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग 1920 से क्या हो रहा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। कब महात्मा गांधी आए वो भी देखेंगे। क्या नॉन को देखिए, बहुत डिटेल में अब पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ना होगा तो ठीक है, जो बच्चे अगर 9th क्लास के देख रहे हैं तो उनको मैं पढ़ा दूंगी। एनीवेज, तो हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया, डेवलप किया नेशनल मूवमेंट को, कैसे सभी अलग अलग ग्रुप को एक साथ लेके आए, कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, कैसे नेशनलिज्म कैप्चर हो रहा है और कैसे लोगों का इमेजिनेशन ऑफ पीपल का नेशनलिज्म को लेके है। सबकी भावनाओं को एक करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इन सब चीज़ों को लेके लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। आपके माइंड में बन पाना ये थिंकिंग जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब लिखोगे ना, अगर उस वक्त कुछ चीज़ें नहीं भी याद आएंगी, अगर आप ये लिख के आओगे ना, तो एग्जामिनर ये समझेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका मोटिव क्लियर है, आपने पढ़ा है चैप्टर को अच्छे से। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था या फिर जो खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसके होने के रीजंस को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आप ईयर 1919 में देखोगे कि जो नेशनल मूवमेंट था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। 1919 आपको पता ही है, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में भी आगे आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, कैसे हम लोग समझेंगे इस डेवलपमेंट को, क्या उसके वजह से इम्प्लीकेशंस हुए, हमें क्या देखने को उसके प्रभाव क्या थे उसको देखने को मिला, हम उसको जानेंगे। सबसे पहले जो वॉर था, ये वॉर कौन सा वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 जो वर्ल्ड वाइड चल रहा था, ये वॉर एलाइड पावर और सेंट्रल पावर्स के बीच में चला था। जो ब्रिटेन था वो एलाइड पावर का पार्ट था और सेंट्रल पावर के अगेंस्ट ये लड़ रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली और यूएसए एक तरफ था, और सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर, जिसे टर्की कहते, शामिल था।
तो इस वॉर को लीड करने के लिए उन्हें आर्मी की आवश्यकता तो सबसे पहले जब ये वॉर हो रहा है ना, तो इसने क्या क्रिएट किया, क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। कैसे इकोनॉमिक और न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन किस टाइप के आए, इसमें ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। भाई डिफेंस को अगर हम मेंटेन कर रहे तो उसको खाना पीना भी तो देना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही ना। विच वॉज फाइनेंस्ड बाई वॉर लोन। अब ये कैसे लोग कर रहे थे, कैसे आर्मी अपनी फौज को खिला पिला रहे थे, वॉर के लिए इन लोगों ने लोन ले रखा था। जैसा कि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा था, लुई 16 ने कैसे लोन ले करके, बेचारा एकदम राजा था मगर फ़कीर ही था वो, तो वो वाला हाल हुआ था। तो इंक्रीज़ कर दिया था टैक्सेस को, ठीक है, टैक्स इंक्रीज़ कर दिया, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दिए गए। और इनकम टैक्स यहाँ पे देखो इंट्रोड्यूस हुआ। कब हो रहा है इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, यही 1913 से लेकर 1918 में, आप 1913 कह सकते हो, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज्ड। बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाना है, ये अगर आता है कि व्हाट वर द रीज़न ऑफ पॉलिटिकल न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस, तो उसमें आप पॉइंट बना के इनको सीधे सीधे लिख दो बस, कि वॉर लोन लिया गया, इंक्रीज इसको भरने के लिए इंक्रीज कर दिया गया टैक्सेस को, कस्टम ड्यूटीज़ और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेज इंक्रीज्ड, और वॉर की वजह से हर चीज़ों का दाम बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया गया 1913 से लेकर 1918 के बीच में। इसके वजह से बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की हार्डशिप हुई, कॉमन पीपल में लोगों को कठिनाई हुई। विलेजेस वर कॉल्ड अप टू सप्लाई सोल्जर्स, और विलेजेस को ही कहा गया कि आप सप्लाई करो, सोल्जर्स हमें दो। और अगर नहीं दे रहे थे वो लोग, हर कोई इच्छुक नहीं होता भाई सोल्जर आर्मी में भर्ती होने के लिए, तो जबरन भर्ती होने लगी, लोगों को घींच घींच के ले जा रहे थे, जबरन रिक्रूटमेंट कर रहे थे। इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गांव में आप देखोगे कि लोगों के बीच में क्या हुआ, काफ़ी गुस्सा फैलने लगा था कि आप जबरन भर्ती करा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ था पहला रीज़न। आप देख रहे हो कि क्या है लोगों का ऑप्रेसिव होने का, रूरल एरिया में लोगों का जो कॉलोनिज़म को जो झेल रहे थे, तो पहला जो रीज़न था वो क्या था, आपका फोर्स्ड रिक्रूटमेंट था। अगर आपसे पूछे व्हाट वर द रीजंस ऑफ डिफरेंट रीजंस फॉर डिफरेंट पीपल ऑफ ऑप्रेसिव ऑफ कॉलोनाइजेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर आंसर शुड बी द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया विच कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। पहली बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात फिर आप देखोगे कि देन इन 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 1921 में क्या हो रहा है, क्रॉप्स फेल्ड, खेती या फसल फेल्ड हो गया था। और इसी वजह से बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या हुआ कि शॉर्टेज पड़ गया, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड पड़ गया, खाने की अनाज की कमी पड़ गई। और क्या हो रहा था कि इन्फ्लुएंजा फैल रहा था, एन इन्फ्लुएंजा वॉज स्प्रेडिंग। ठीक है, और एक तो क्रॉप फेल हो गया था, दूसरा क्या हो गया था उसी दौरान आप देखोगे कि 1921 में 12 से 13 मिलियन पीपल फिमाइन की वजह से मर चुके थे। ठीक है, उसी वक्त फिमाइन, जैसे अभी क्या हुआ 100 साल बाद आप इसके देखोगे 1921 से अभी आप 2020 में आपने देखा ही है कोविड आया था, तो ये 1920 के 100 साल पहले ही उसी तरीके का क्या आया था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, इसकी वजह से लोग मरे थे। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये बना लोगों के गुस्से का और कॉलोनिज़म को झेलने का, क्योंकि क्रॉप फेल हो रहा था, फिर भी उन्होंने क्रॉप चाहिए था, फिर भी उन्हें टैक्स चाहिए था, तो लोग कहाँ से देते। तब यहाँ पे आप महात्मा गांधी को देखते हो जो कि रोल में आते हैं। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं 20वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब 1900 से जितनी भी चीज़ें स्टार्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह आता है, इन सब के दौरान ही आइडिया ऑफ सत्याग्रह आ चुका है। कैसे, महात्मा गांधी भारत आ चुके हैं, यहाँ पे आप देखोगे 1915 में वो महात्मा गांधी भारत आए थे। वो कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका में से वापस आए थे, और जहाँ पे ऑलरेडी सत्याग्रह मूवमेंट वहाँ पे उन्होंने सक्सेसफुली चलाया था। और उन्होंने जो ये सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था वो रेसिस्ट रिजाइम मीन्स काले घोरे का जो भेद अंग्रेज करते थे उसके अगेंस्ट उन्होंने इसे चलाया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे, विद अ नॉवल मेथड ऑफ मास एग्रेशन, लोगों को एकत्र किया, एक साथ लाया, एक नंबर ऑफ पीपल ने इन्हें ज्वाइन किया, जिसे क्या कहा गया, सत्य के लिए आवाज़ उठाना, कॉल्ड सत्याग्रह।
तो जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था ना, वो प्रभाव किया द पावर ऑफ द ट्रुथ। इम्फेसिस वो किस पे प्रभाव, ज़्यादातर सत्याग्रह का मतलब क्या है, सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन दिया, पूछ सकता है एक नंबर में, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेसिस्ड द पावर ऑफ ट्रुथ, ये सत्य पे प्रभाव डालता है, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, कि सत्य क्या है, सत्य के लिए लड़ना, सत्याग्रह, ठीक है, सत्य के लिए आवाज़ उठाना, इसी को कहते हैं सत्याग्रह सिंपल भाषा में। तो फिजिकल फोर्स इसमें नहीं होती है इसकी आवश्यकता, और फाइट करने के लिए आपके ओपोनेंट से, ऑपरेसर से जो प्रभाव डालना है, विदाउट सीकिंग बीइंग एग्रेसिव नहीं होना है, सिंपल अपनी बात रखो, उन्हें समझाओ, उन्हें और समझाओ, तब वो समझेंगे। अगर वो समझ जाएंगे, वो सत्य को जान जाएंगे, तो फिर वो ऐसा नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स आए थे, आप क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, खैर डीप में नहीं जाना है, बट अगर आपको डीप में पढ़ना है, आगे चल के यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना, तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, मैं आपको आगे भी थ्रू आउट दी जर्नी हेल्प करूँगी। सो विदाउट सीकिंग बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं थी ऑपरेसर्स से लड़ने के लिए। ऑपरेसर मतलब जो प्रभाव डाल रहे थे, जो हमें करने के लिए मजबूर कर रहे थे, वो इंसानों जैसा हमारे साथ बिहेव नहीं कर रहे थे। अंग्रेज़ लोग हमें इंसान नहीं समझते थे, वो हमें बहुत ही गंदा अनसिविलाइज्ड समझते थे इंडियंस को। विदाउट सीकिंग बीइंग एग्रेसिव, एक सत्याग्रही जीत सकता है। महात्मा गांधी का ये मानना था कि बिना गुस्सा हुए, बिना किसी एग्रेसिव हुए, वायलेंट हुए, एक सत्याग्रही जीत सकता है उस बैटल को थ्रू नॉन वायलेंस, बिना किसी वायलेंस के किसी भी बैटल को जीता जा सकता है। महात्मा गांधी का ये मानना था। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू कॉन्शियस ऑफ ऑपरेसर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अत्याचार करने वाले के ज़मीर मतलब मन, या उसकी थॉट में क्या चल रहा है, वो हमारे प्रति जो सोच रहा है, हम उसको बदल सकते हैं। जो हमारे प्रति वो सोच रहा है कि ये गलत है, ये सही है, हम मतलब हमें उसे समझाना, अल्टीमेटली ट्रुथ बताना है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएड टू सी द ट्रुथ, मतलब जो ऑपरेसर था उसको सत्य देखने की ज़रूरत है कि सत्य क्या है, कि रियलिटी क्या है, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। हमें उसे दबाव डाल के सच नहीं एक्सेप्ट कराना है, ना कि हम उसे फोर्स करें कि तुम सत्य को एक्सेप्ट करो, यही सत्य है। उसको हमें वायलेंस होकर के हमें उसे सत्य की परिभाषा नहीं समझानी है। हमें उसके सामने उससे बात करके, उसको सच्चाई दिखा करके, लोगों के सिचुएशन दिखा के उसको सत्य एक्सेप्ट कराना है। यही था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बोर्न टू अल्टीमेटली त्रियम्फ, और इसी स्ट्रगल को, जो सत्य था वो क्या है, त्रियम्फ है। ऐसा महात्मा गांधी का बिलीव था कि जो सत्य है वो सत्य है, वही त्रियम्फ है। महात्मा गांधी बिलीव कि जो धर्म है, धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन, जो नॉन वायलेंस है वही लोगों को एक साथ लेके आ सकता है। ठीक है, यही एक धर्म ऐसा है जो लोगों को साथ लाएगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप जो माइंड में रखोगे, नहीं भी रटोगे तो भी जाके लिख के अच्छा खासा होगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन 5 मार्क्स के पक्का आएंगे। तो जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो उन्होंने सक्सेसफुली कुछ सत्याग्रह मूवमेंट को भारत में भी चलाया, कुछ जगहों पे भारत में। जैसे कि जब पहली बार वो 1917 में बिहार में जाते हैं, चंपारण इन बिहार में, तो वहाँ के किसानों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे। ऑपरेसिव, अगेन यहाँ पे देखो ऑपरेसिवनेस यहाँ पे आ रही है। वो स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। उनसे जबरन खेती कराई जा रही थी, इंडिगो की, ओपियम की, और आपने पढ़ा है जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो जा रही थी, ज़मीन ख़राब हो जा रही थी, दोबारा खेती वहाँ पे नहीं हो सकती थी, वो बंजर हो जा रहा था ज़मीन। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने उन्हें मोटिवेट किया, सत्याग्रह के बारे में बताया कि आप प्रॉब्लम से उन्हें नोन कराओ, अवेयर कराओ, अंग्रेज़ों से बात करो। देन 1917 में ही वो एक और सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं,
और फिर वो गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। जैसे बिहार के चंपारण में जाते हैं वैसे ही गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। यहाँ पे सीन दूसरा था, यहाँ के भी पेशेंट परेशान थे, बट यहाँ के पेशेंट इसलिए परेशान थे क्योंकि यहाँ का जो फसल था वो फेल्योर हो गया था, क्रॉप फेल्योर। ओके, क्या हुआ था, पहली बात ध्यान में रखो, गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप फसल बर्बाद हो चुकी थी। और दूसरी बात क्या थी कि वहाँ पे प्लेग एपिडेमिक महामारी फैली हुई थी, जिसके वजह से जो वहाँ के पेशेंट लोग थे वो लोग रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। बस उनकी यही डिमांड थी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसे रिलैक्स्ड किया जाए, उसमें थोड़ी उनको छूट मिले। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं महात्मा गांधी कंटिन्यूअस अलग अलग जगह पे सत्याग्रह मूवमेंट चला रहे हैं। पहला जो कि चंपारण बिहार में पड़ता है वहाँ पे चलाया पीसेंट्स के लिए, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में। एंड देन उसके बाद 1917 में उन्होंने जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाया वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट चलाया। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, रिवीजन करा दे रही हूँ ताकि अभी आपको चीज़ें याद हो जाएं। उसके बाद आप देखोगे कि थर्ड जो आपका सत्याग्रह मूवमेंट चला रहे हैं वो 1918 में चला रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 1918 में महात्मा गांधी कहाँ गए, अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह मूवमेंट अमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर। कॉटन मिल वर्कर्स के लिए जो भी वो परेशानी फेस कर रहे थे उसके लिए उन्होंने वहाँ पे भी सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। तो पहला चंपारण इन बिहार, दूसरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात एंड तीसरा अहमदाबाद, ये भी गुजरात में ही है। तो अलग अलग आप देखोगे लोग थे, अलग अलग इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। और उन महात्मा गांधी का यही कहना था कि आप जो ब्रिटिश राज है, ब्रिटिशर्स हैं, उनको हमारे प्रॉब्लम से अवेयरनेस करानी है नॉन वायलेंटली। तो इस तरीके से उन्होंने इन 3 जगह, 2 1917 में और एक 1918 में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। ओके, तो ठीक है, हमने यहीं तक आज का टॉपिक रखा है। बाकी आपको शॉर्ट्स में वीडियो मिलेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट था, हमें यहाँ तक आपको लेके आना था, इस टॉपिक को मुझे समझाना था। बाकी तो इसमें सत्याग्रह पे क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी कब आए, 1915 में आए, जनवरी 1915 में, ये याद रख लेना। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, मैं एक बार इसको अलग कलर से भी बता दे रही हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था और एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आई थी 18-19 में, आप देख रहे हो, और 20-21 में क्रॉप फेल्योर हो चुका था और इतने लोग मारे गए थे। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ कमेंट करना, और कोई भी डाउट हो तो पहले हमें अपना डाउट शेयर करिए ताकि उस पर भी हम वीडियो बना पाएँ और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम।